ये इस सीरीज़ का चैप्टर 4 है और इसका जो हेडिंग है चैप्टर का वो है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे डिमांड के बारे में और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो पहले देखिए कि डिमांड क्या है। देखिए डिमांड जो है ये एक प्रोसेस फॉलो करता है, एक बैग डिमांड नहीं हो जाता। जैसे कोई चीज़ की डिज़ायर होती है, फिर वो डिज़ायर जो है वांट में कन्वर्ट होता है, फिर वो वांट जो है डिमांड में कन्वर्ट होता है। जैसे एक पुअर पर्सन है, एक जो है गरीब आदमी है, वो हवाई जहाज़ से कहीं जाना चाहता है, तो वो उसका डिज़ायर है, वो उसकी ख्वाहिश है कि वो हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक बार उसके पास पैसे आ जाएं टिकट ख़रीदने के लिए, पैसे आ गए तो वो उसकी वांट बन गई। अब वो वांट अगर हो गई, पैसे अब उसके पास हैं और पहले डिज़ायर था, अब उसके पास पैसे भी हो गए तो वो वांट हो गया। अब वही अगर पैसे से अगर वो टिकट ख़रीद लेता है तो वो डिमांड हो गया, क्योंकि उस टिकट का जो है वो डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे आ गए। ठीक है, तो ये डिज़ायर से शुरू होता है और डिमांड पे एंड होता है। डिज़ायर कन्वर्ट होता है वांट पे और वांट कन्वर्ट होता है डिमांड में। इसमें ये सर्किल जो दिखाया गया है, ये पूरा जो है सर्किल जो है ये डिज़ायर दिखाया गया है। उस डिज़ायर में से एक छोटा सा भाग वो जो है वांट बनता है, और उस वांट में से जो चीज़ हम लोग पूरा कर पाते हैं वो क्या बनता है? डिमांड। तो एक ये डिज़ायर जो है, इसका मतलब शॉर्ट में अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड डिज़ायर बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को डिज़ायर होती है बहुत सारी चीज़ें, पेरिस जाना है, ठीक है, और लंदन जाना है, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। लेकिन उसमें से अपने पैसे के हिसाब से कुछ ही चीज़ों के लिए हम पैसे जुटा पाते हैं, और वो पैसे जुटा जब पाते हैं तो वो वांट्स में कन्वर्ट होता है। और वो पैसे जुटाने के बाद एक्चुअली में जब हम उसको जैसे उसकी टिकट ख़रीद लेते हैं या उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो डिमांड बन जाता है। अब डिमांड की डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर ही डिमांड पे है। डिमांड इज़ एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन इज़ विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। अगर गिवन प्राइस पे जितनी भी चीज़ें लोग ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं वो डिमांड कहलाता है। ठीक है, मतलब कि ये प्राइस पे ही मतलब मेन जो है डिमांड जो है प्राइस पे ही डिपेंड करता है। ये हमेशा डिमांड को हम प्राइस पे ही, मान लो कि अभी 100 रुपये में कोई चीज़ ख़रीद रहे हो, अगर उसकी प्राइस अगर 200 भी हो जाती है तो कहते हैं कि वो डिमांड में है। अब अगर वो चीज़ अगर और कम हो जाए ना, 300 में भी आदमी ख़रीदने के लिए तैयार है, तो डिमांड दिखाता है कि उसकी कितनी यूटिलिटी है। आगे हम लोग इसको यूटिलिटी से भी जोड़ेंगे। अब ये डिमांड के 5 एलिमेंट होते हैं, 5 उसमें जो है 5 चीज़ें होती हैं डिमांड में। क्या क्या होती हैं? डिज़ायर फॉर अ गुड। अगर आपको उस गुड के लिए डिज़ायर है, आप चाहते हैं, तभी वो डिमांड आपका बन सकता है। सफिशिएंट टू बाय, अब उसके पास वो आप चाह लिए तो क्या हुआ, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, रुपए नहीं हैं, तो सफिशिएंट रुपए हो जाने के लिए। अब रुपए भी हैं अगर आप लेकिन उसमें आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब उसमें जो है आप स्पेंड नहीं करना चाहते। जैसे मेरे पास जो है एक गुब्बारा ख़रीदने के लिए 10 रुपये थे, लेकिन हम उस गुब्बारे में हम जो है वो गुब्बारा ख़रीदना ही नहीं चाहते, तो वो विलिंगनेस मेरी नहीं है, वो हमारी इच्छा नहीं है उसमें ख़रीदने की, तो वो कभी डिमांड फिर नहीं बनेगा। वो विलिंगनेस भी होनी चाहिए और वो गिवन प्राइस पे होनी चाहिए, नहीं कि 10 रुपये का गुब्बारा है हम 5 रुपये होने का इंतज़ार करें, फिर नहीं, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। और उसी समय में ये नहीं कि अभी 10 रुपये का मिल रहा है तो जब जो है 2022 में 10 रुपये का मिल रहा है तो हम लोग 2030 में ख़रीदेंगे। नहीं, 2030 में हो सकता है इसका प्राइस 100 हो जाए, तो एक गिवन टाइम में ही तो ये पांचों चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से हम जो है डिमांड, किसी भी चीज़ को हम डिमांड में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें डिमांड की नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। अब डिमांड फंक्शन और उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड फंक्शन, मतलब डिमांड जो है किस किस चीज़ पे निर्भर करता है, और उस डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब पहले तो देखिए कि किन किन चीज़ों पे जो है डिमांड निर्भर करेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिमांड निर्भर करेगा। तो देखिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है, एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है।
कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे मायने रखती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक मार्केट लेवल पे मायने रखती हैं। अगर हमको अपने हाउस होल्ड के लिए कुछ ख़रीदना है तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पे है। वो उन चीज़ों पे कुछ चीज़ें होंगी जिस पे हमारा, जैसे इनकम हो गया, एक फंक्शन हो गया डिमांड का, जैसे मोर इनकम तो मोर डिमांड, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, मार्केट के डिमांड में भी कुछ फंक्शंस होते हैं। इंडिविजुअल और मार्केट लगभग बराबर होता है। इंडिविजुअल जब एक आदमी ख़रीदता है, मार्केट जब एक से ज़्यादा आदमी, बहुत सारे आदमी ख़रीदते हैं, 1 2 3 बहुत सारे आदमी, उसी को मार्केट बोलते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किस किस चीज़ों पे डिमांड ऑफ एक, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, इसको जूम करते हैं। डिमांड ऑफ गुड्स एक्स इस फंक्शन ऑफ, ये निर्भर करेगा किस पे, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स एक्स। जैसे अगर चॉकलेट खाना है, चॉकलेट की जगह केक, तो उसका भी प्राइस क्या है, इनकम पे डिपेंड करेगा। और ये जो टी जो है ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। और एफ जो होता है वो एक्सपेक्टेशन इन चेंज इन प्राइस, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस में क्या, अब देखिए इसमें जो है डिमांड ऑफ गुड्स एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके करंट प्राइस पे, अभी कितनी प्राइस है, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं। जैसे हम जो है गोलगप्पे की जगह क्या खा सकते हैं, चाट खा सकते हैं, या मान लीजिए कि हल्दीराम के जगह बूम बूम दाल मोठे। इस तरीके से मतलब एक सब्स्टिट्यूट, उसका प्राइस क्या है, इनकम क्या है, टेस्ट क्या है, और ये फ्यूचर प्राइस में क्या, इसके गुड्स के जो फ्यूचर प्राइस है वो घटेगा या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार बोल दे कि 2 दिन बाद जो है गोल्ड्स के प्राइस घट जाएंगे, तो हम आज गोल्ड क्यों ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदेंगे। तो उसका डिमांड क्या हुआ, आज घट गया, क्योंकि आगे चल के जो है उसकी प्राइस घटने वाली है, तो डिमांड इधर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे चल के डिमांड फिर बढ़ जाएगा। जब प्राइसेस लो होंगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये फ्यूचर प्राइस पे भी निर्भर करता है। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स को सिर्फ प्राइस के रिस्पेक्ट में देखना है कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड घटेगा, और इसी का उल्टा जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एकदम सेम, इस ये वाला केस और ये वाला केस दोनों उल्टा है, और यही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। और यही सारी चीज़ें जो है, यही डिटर्मिनेंट जो है, ये इंडिविजुअल लेवल पे था और मार्केट लेवल पे भी यही रहेंगी। देखिए मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस 1-2 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे पी, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ एक की बात हो रही थी, यहाँ बहुत सारे लोग कंज्यूम करेंगे, तो ये भी डिपेंड करेगा। देखिए मुंबई में कोई भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कटिहार। कटिहार एक छोटा सा शहर है, मुंबई वहीं बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पे जो है, यहाँ पे एक दिन में जो आदमी खा जाता है, कटिहार में पूरे साल में भी नहीं खा पाता। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये ऐड हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे जो है कोई 1 लाख कमा रहा होगा, तो कोई 1 लाख कमा रहा होगा, तो कोई 1 ही हज़ार कमा रहा होगा। तो लेकिन अगर सब कोई 1 लाख कमाए तो ज़्यादा डिमांड होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी निर्भर करता है। तो देख लीजिए सेम चीज़ है ऊपर वाले इक्वेशन की तरह। डिमांड ऑफ गुड्स एक्स जो है प्राइस पे निर्भर करेगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे निर्भर करेगा, इनकम पे निर्भर करेगा, टेस्ट पे निर्भर करेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन पे, पॉपुलेशन पे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। ये मार्केट वाला हो गया। इस पे ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो चारों हैं ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी देखे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल वाले में भी देखे थे। अब ये एक फंक्शन है, इसको बस ऐसे ही समझ के आगे बढ़ना है। अब ये फैक्टर्स किन किन चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करेगा, ये तो हम लोग भी देख रहे थे कि ये फंक्शंस देख रहे थे ना। लेकिन इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को कौन कौन चीज़ें जो है, कौन कौन फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ गुड्स, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ का, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। इनकम लेवल, अगर हमारा इनकम बढ़ गया है तो डिमांड भी बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगर सभी लोगों में, नहीं समझे कि कोई अगर 5 ही आदमी है जो कि 5-5 लाख कमा रहा है, और सारे जो 20,000 लोग हैं वो 1-1 हज़ार कमा रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं होगा। हर कोई, हम किसी का 5 लाख ना हो, लेकिन हर कोई अगर 50-50 हज़ार ही कमाए
नहीं, 50,000 ही कमाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सबका बराबर लगभग इनकम हो, तब भी हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स से भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड घट जाएगा, और अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये फिर से हम लोग पूरे चैप्टर में यही इसी की बात हुई है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब शुगर के बदले अगर हम गुड़ खाएं, टी के बदले अगर हम कॉफ़ी, मतलब एक के बदले हम दूसरी चीज़ खाते हैं तो उसको सब्सटीट्यूट गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है अगर आपने पेन ख़रीद लिया है ना, उसका जो रिफ़िल वो इंक, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपने कार ख़रीद ली ना तो आपको पेट्रोल ख़रीदना ही पड़ेगा। जैसे आपने ब्रेड अगर ख़रीद ली ना तो बटर ख़रीदना ही पड़ेगा। अगर आपने चीनी ख़रीद ली और चाय बनाने की नीयत है तो आपको चाय पत्ती ख़रीदनी ही पड़ेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि आप एक गुड्स के बदले सीधे दूसरा गुड्स कंज्यूम करने लगते हैं। टी अब नहीं पीनी है, कॉफ़ी अगर सस्ती हो गई है तो कॉफ़ी पियेंगे और आदमी टी क्यों पिएगा, ये चीज़ है। टेस्ट और फैशन में भी डिपेंड करता है डिमांड। टेस्ट और फैशन, कहीं पे जो है मान लीजिए कोई मूवी निकली, उसमें जो है हीरो फटा पैंट पहना है तो फटे पैंट का जो है डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन हाँ, अगर कल को अगर मान लीजिए वॉर होने वाला है ना, इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर हो जाए तो अब जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए तो प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अभी जो है मार्केट में अभी बाढ़ आई हुई थी तो बाढ़ में जो है प्राइसेस हाई हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है डिमांड भी हाई हो गया था। तो कुछ जगह होंगी जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं कि आगे जो है चेंज क्या होगा प्राइस पे जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होगा। तो ये जो सातों पॉइंट थे, ये पॉइंट कौन से पॉइंट थे, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करेंगी, अफेक्ट करेंगी। देखिए डिमांड शेड्यूल जो है हर लेवल पे हम डिमांड जो पढ़ेंगे, हर लेवल पे एक इंडिविजुअल लेवल होगा। एक आदमी, हम मार्केट जाएंगे अपने घर के लिए कुछ ख़रीदने के लिए, और मार्केट लेवल पे, जैसे मार्केट में अलग अलग दुकानदार है, बेच रहा है, तो ये मार्केट लेवल पे एक बड़े लेवल पे जब भी 100 घर की बात होगी या पूरे शहर की बात होगी तो मार्केट लेवल पे हो गई। तो टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, अच्छा शेड्यूल जब भी देखें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शेड्यूल, पहले क्लियर कर लीजिए, और एक होता है कर्व। शेड्यूल जब भी आप बोलेंगे ना तो किसी भी डेटा को हम लोग जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबल बना के लिखते हैं, तो ये शेड्यूल कहलाता है। वहीं पे कर्व किसे कहते हैं, जब इसी डेटा को जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को कर्व बोलते हैं। बस शेड्यूल जहाँ जहाँ आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी डिमांड शेड्यूल है ना, आगे डिमांड कर्व भी आ जाएगा। तो डिमांड शेड्यूल मतलब ये शेड्यूल, और एक ये इंडिविजुअल लेवल पे है, और ये एक जो है ये मार्केट लेवल पे है। देखिए ये मार्केट लेवल पे है, इसमें देखना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है। जब प्राइस 10 रुपये पर यूनिट थी तो क्वांटिटी एक ही ख़रीद पा रहे थे। प्राइस घटी 8 रुपये हुआ तो क्वांटिटी 3 हो गई। प्राइस और घटी 6 रुपये हो गया तो अब 4 चीज़ खरीद सकते हैं। 4 रुपये हो गया तो 6 चीज़ खरीद सकते हैं। 2 रुपये हो गया तो 8 चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जो हम खरीद सकते हैं वो बढ़ रहा है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप मार्केट लेवल पे देख लीजिए। मार्केट लेवल पे क्या करना है, बस एक इंडिविजुअल को नहीं रखना है। एक इंडिविजुअल, जैसे तुम्हारे पापा हैं, घर के लिए कोई सामान ख़रीदने जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे है। वहीं पे अगर जो है पूरे मोहल्ले का या पूरे शहर का जब तुम निकालने लगो, वो मार्केट लेवल हो जाता है, ठीक है। मार्केट लेवल पे देखो कंज्यूमर का बढ़ा दिए हैं, कंज्यूमर ए आ गया, कंज्यूमर बी आ गया, यहाँ 2 ही लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं एक शहर में, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए 2 ही कंज्यूमर लिया है। अब देखो 20 रुपये है, कंज्यूमर ए ने जो है का डिमांड 3 था, अब इसका भी 2 था, देखो 3 2 5 हो गया। अब 16 रुपये अगर हुआ तो इसका 7 हो गया, दोनों का मिला के 12 रुपये हुआ। देखो अब भी वही नियम लग रहा है,
प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। बस ये है कि दोनों का मिला के हम लोग ऐड कर रहे हैं। 5 5, इसका ये डिमांड है, इसका ये डिमांड, दोनों को ऐड कर लिया है, 5 हो गया। इसका ये दोनों को ऐड कर लिया। इसमें कुछ नहीं, अगर कंज्यूमर सी भी दे देता ना, उसका भी ऐड कर लेते। मतलब पूरे शहर का ऐड कर लो डिमांड, वो ठीक है। लेकिन नियम वही होगा, प्राइसेस घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगा। अब इसमें जो है इसका इन्वर्स रिलेशन, इसी को इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? जब एक चीज़ बढ़ रही होती है ना, ऐसे हम बनाएंगे तो ये एरो ऊपर जाएगा तो बढ़ना होता है। ये जब एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ जब घट रही होती है तो उसी को हम लोग इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। और यही चीज़ जो है डिमांड और प्राइस में देखा जाता है। जब भी प्राइस बढ़ता है ना तो लोगों को कठिनाई होती है, उसका डिमांड घटता है। और जब भी इसी का उल्टा सोचो, यहाँ बढ़ रहा था ना, अब प्राइस को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। प्राइस को घटाएंगे तो पता है अब चीज़ें सस्ती हो गई, डिमांड बढ़ जाएगा। लोग बोलेगा भैया 4 पैकेट और दे दो। डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब देखो, अभी हम बताए थे ना, वो क्या था? डिमांड शेड्यूल। जब ये इस तरीके से बन रहा होता है ना, जब ये इस तरीके से बन रहा होता है तो एक टेबल बन रहा होता है तो शेड्यूल बोलते हैं। तो ये डिमांड शेड्यूल था और दोनों लेवल पे, एक मार्केट लेवल और एक इंडिविजुअल लेवल, मार्केट इंडिविजुअल। देख, अब ये डिमांड कर्व है तो जाहिर सी बात है कि 2 कर्व होंगे, एक डिमांड कर्व होगा, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक मार्केट लेवल पे। कभी भी हम लोग डिमांड पढ़ेंगे तो इसमें, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ को एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक मार्केट लेवल पे पढ़ लेंगे। और ये डिमांड कर्व बनना ही था क्योंकि ये चार्ट बना है, जब चार्ट बना है और ये इंडिविजुअल लेवल वाला चार्ट, मार्केट लेवल वाला चार्ट बना है तो इसका ग्राफ भी बनेगा। इसी ग्राफ को कर्व बोलते हैं। जब उसमें ग्राफ में जब कोई चीज़ बनती है तो उसे कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बस देखते चलना है, ऑब्ज़र्व करते चलना है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्वांटिटी देखो, एक क्वांटिटी में हम 10 रुपये का लेना पड़ रहा है, मतलब 10 रुपये पर यूनिट है तो एक ही क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ से घटा रहे हैं हम, 8 पे आ रहे हैं। 8 पे देखो A2 है ना, A2 पे देखो कितना खरीद लिए? 3 खरीद लिए। ध्यान से देखो कैसे कैसे मेरा पेन चल रहा है। ये देखो अब प्राइस और कम कर दिए, 6 रुपये। 6 रुपये में देखो A3 पे देखो कितना खरीद पा रहे हैं? 4। 3 से 4 हो गया, मतलब इधर प्राइस घटाते आएंगे और इधर जो है क्या, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़े थे। देखो यही चीज़, इसी को यही सब नंबर भी लिया गया है। बात यह है कि यही सब नंबर यहाँ पे शो भी किया गया है। ये डिमांड शेड्यूल था और ये डिमांड कर्व है। बस इसी तरीके से ये वाले को जो है यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे आप आराम से देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें और ये चीज़ें, तो ये कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और टोटल कंज्यूमर और बी का मतलब मिला करके, और ये प्राइसेस घट रही हैं, मतलब बढ़ रही हैं, जो मतलब घट रही हैं प्राइसेस। ये सारा चीज़ यहाँ देखिए, ये कंज्यूमर ए के लिए बना है, ये कंज्यूमर बी के लिए बना है। अब जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो है कंज्यूमर ए बी दोनों के लिए है। इसीलिए ए का डिमांड कर्व इस तरीके से आप देखेंगे तो ये डिमांड बढ़ते जाएगा जब प्राइसेस घटेंगी। इसका भी प्राइसेस जब घटेंगी तो डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे जब, तो प्राइसेस उसी तरीके से घट रही हैं, इसका डिमांड जो है उसी तरीके से बढ़ रहा है। तो इन दोनों को जब हम जो ए का डिमांड कर्व और बी के डिमांड कर्व को जोड़ करके देखो, 3 2 5, 4 3 7, यहाँ 3 था, 3 और यहाँ 2, तो यहाँ पे 5, यहाँ 4 3 7, 5 5 10, 6 8 6 14, मतलब इसी तरीके से पूरा ये बी, ए का डिमांड, बी का डिमांड, मार्केट कर्व। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इस ईज़िली हो गया। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में कुछ अंतर होता है। इंडिविजुअल डिमांड, जब हम जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, जब सभी कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड कहलाता है। ये जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है मे और मे नॉट फॉलो। ये लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे होता क्या है ना, कभी कभी कि अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ भी जाता है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, तब भी दाम बढ़ने के बावजूद भी हम लोग उसको परचेज़ करते हैं। तो कभी कभी इंडिविजुअल लेवल पे जो है लॉ ऑफ डिमांड जो फेल हो जाता है। लेकिन यही चीज़ एक मार्केट लेवल पे, एक बड़े लेवल पे जब देखते हैं ना, ये चीज़ लॉ ऑफ डिमांड हमेशा अप्लीकेबल होता है। यही यहाँ पे कहा है, नॉट अफेक्टेड बाई ऑल फैक्टर्स।
इसमें जो है सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट नहीं होते, और ये जो है सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होते हैं। ये कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है? ये जो फैक्टर्स हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े, ये सब फैक्टर्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डिमांड, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। प्राइस डिमांड है। अच्छा, प्राइस डिमांड कहने का मतलब समझे, डिमांड जब प्राइस पे निर्भर करे तो वो प्राइस डिमांड, प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड घट जाएगा। जब इनकम डिमांड जो है इनकम पे निर्भर करने लगे, आदमी का इनकम, जैसे इनकम समझ रहे हैं, जब प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस, इनकम मतलब हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी जब बढ़े या घटे। क्रॉस डिमांड, जब हम लोग एक चीज़ के, अभी बताएंगे क्रॉस डिमांड क्या है। और अदर काइंड्स ऑफ डिमांड, तो ये डिमांड जो है ना बहुत तरीके के होते हैं। चलिए प्राइस डिमांड पहले देख लीजिए। प्राइसेस देखो यहाँ पे प्राइस डिमांड के अलावा, यहाँ पे तो प्राइस डिमांड पहले तो अब तक वही देख के आ रहे हैं। प्राइसेस घट रही हैं तो क्वांटिटी जो हम लोग परचेज़ कर सकते हैं वो बढ़ रही हैं। सिंपली यहाँ क्यों देखो, यहाँ पे है, ये घटेंगी तो ये क्यू इधर चला जाएगा, मतलब इधर जाने का मतलब कि ये बढ़ रही हैं। और ये इधर आने का मतलब कि पहले अगर 10 था तो अब 5 हो जाएगा, और इधर मतलब पहले 5 था तो अब ये 10 हो जाएगा। ये तो पहले हो गया प्राइस डिमांड। लेकिन यहाँ पे मेन जो ध्यान रखने वाली बात है, ये लैटिन टर्म सेट्रिस पैरिबस, मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब भी हम लोग प्राइस और डिमांड की बात करेंगे तो हम लोग ये मान लेते हैं कि उसमें जो है गुड्स का ये जो गुड्स हैं, इनकम है, टेस्ट है, वो गुड्स का सेम होगा। इंटरेस्ट, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये नहीं कि हम जो है अलग अलग गुड्स का एक्सपेरिमेंट अलग अलग पे नहीं, मतलब सेट्री पेरिबस मतलब कि सारी चीज़ों को जो है कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, और सिर्फ चेंज किस में करना है, उस गुड्स के प्राइस पे। तभी जो है हम लोग उसका सही से लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होगा। इसी चीज़ को सेट्रिस पेरिबस बोला जाता है। अब देखो ये जो हो गया प्राइस डिमांड, अगला वाला होता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड को ना जब हम उसका कर्व बनाते हैं इनकम डिमांड का, तो उसे को एंगल्स कर्व भी बोलते हैं। 1 मिनट। एंगल्स कर्व भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि इनकम डिमांड को जब हम कर्व में शो करते हैं तो उसको और क्या बोलते हैं, तो एंगल्स कर्व बोलते हैं। ये इनकम डिमांड भी जो है ना दो होता है, एक सुपीरियर के लिए, एक इन्फीरियर गुड्स के लिए। जैसे इनकम बढ़ेगा तो हम जो है अपने गुड्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जब हमारे पास उतनी इनकम ही नहीं है तो हम जब मजबूरी में जो चीज़ खरीद रहे होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स है। अब इनकम डिमांड इन सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे बढ़ रहे हैं तो हम सैमसंग से एप्पल में आ जाएंगे। तो जब भी मेरा इनकम बढ़ेगा तो जो सुपीरियर गुड्स होती हैं, जो अच्छे गुड्स होते हैं, उसका डिमांड मेरा बढ़ेगा। लेकिन इसी में उल्टा होता है। जब मान लो कि हम जो है पहले ओप्पो चलाते थे, ठीक है, ओप्पो चलाते थे, ओप्पो का फ़ोन। अब जो है मेरा जो है क्या हुआ, इनकम बढ़ गया ना, तो ओप्पो का जो है इनकम बढ़ गया। तो अगर इनकम बढ़ गया तो क्या होना चाहिए कि ओप्पो का डिमांड बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा है। लेकिन नहीं, ओप्पो क्योंकि इन्फीरियर गुड्स है, अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है मेरा इनकम बढ़ने के बावजूद इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसी चीज़ को इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। यहाँ समझा दिया मैंने, इसी को एक दो बार और सुन लीजिए। क्या मैंने बोला कि ओप्पो जो है मेरा इनकम बढ़ने के बावजूद ओप्पो फ़ोन का डिमांड बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम बढ़ा है ना, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है। अब हम सैमसंग या एप्पल की तरफ जाएंगे। इसी को इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं, ऐसे गुड्स को। अब यहाँ पे हम समझा दिए हैं इन्फीरियर गुड्स को, और ये इन्फीरियर गुड्स का यहाँ पे वो बनता है, क्या ग्राफ बनता है, और यहाँ सुपीरियर गुड्स का बनता है। ध्यान से अगर देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा देखते हैं सुपीरियर गुड्स का कैसे बनता है। अब जैसे सुपीरियर गुड्स हम क्या बोले कि अगर हम प्राइस बढ़ा भी रहे ना, यहाँ से प्राइस मान लो ये हो गई, सुपीरियर गुड्स का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ा। अब यहाँ देखो क्वांटिटी पहले क्या खरीद पा रहे थे, क्यू। अब देखो प्राइस बढ़ने के बावजूद, प्राइस बढ़ के यहाँ पहुँच गया, उसके बावजूद क्वांटिटी क्या हो रही, बढ़ रही है।
इसका मतलब कि सुपीरियर गुड्स वो है जिसमें जो है हमारी उसका प्राइस अगर बढ़ते भी चला जाए ना, उसके बावजूद भी हमारा जो है प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन तब भी हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है उसके साथ। तो ये सुपीरियर गुड्स पे क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड, वो जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो लागू नहीं हो रहा है। लागू किस में हो रहा है, इन्फीरियर गुड्स पे। इन्फीरियर गुड्स कैसे, देखो इनकम जैसे बढ़ रहा है तो इन्फीरियर गुड्स में हम लोग क्या होते हैं, इनकम मेरा बढ़ रहा है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है, घट रहा होता है। घट रहा होता है कि नहीं, देखो इस वाले पे देखो इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, इस वाले पे देख लेते हैं। देखो इनकम जो है घटा तो क्वांटिटी बढ़ी, या इनकम बढ़ा, इनकम जैसे बढ़ा, यहाँ से लो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इनकम बढ़ा ना, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। इनकम बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी घटेगी, इनकम घटाएंगे तो क्वांटिटी इधर बढ़ेगी। यही है इन्फीरियर गुड्स, हमने बताया भी अभी ओप्पो वाला एग्जांपल से। अच्छा, ये जो गिफन गुड्स होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बिकम्स अप्लीकेबल इन इन्फीरियर गुड्स वाइल इन गिफन गुड्स इट्स डज नॉट अप्लाई। इसी को गिफन गुड्स बोलते हैं, ये सुपीरियर गुड्स या इन्फीरियर गुड्स। गिफन गुड्स मतलब जो ऐसे गुड्स, गिफिन्स गुड बोलते हैं ऐसे गुड्स को जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे। जैसे ये वाला अगर देखो तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है क्या, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड घटना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं गिफन गुड्स। आप समझ गए होंगे। अब ये रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसी को गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस डिमांड क्या होता है, जब एक्स किसी भी गुड्स वाई को के प्राइस में चेंज आता है तो गुड्स एक्स जो है उसका मतलब अगर प्राइस एक गुड है वाई, उसकी प्राइस घट गई अगर ना, तो अदर वाले गुड्स की प्राइस जो वो डिमांड जो है मतलब एक गुड्स जिसकी प्राइस घट गई अदर वाले के डिमांड में अंतर आ जाएगा। चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स वाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। अगर एक कमोडिटी कोई दूसरा है, एक्स है, एक मान लो कि एक ओप्पो है और एक सैमसंग है, अगर ओप्पो के प्राइस में चेंज हो रहा है ना तो सैमसंग के डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। प्राइस घट बढ़ रहा है इसका, लेकिन इसके डिमांड में चेंज हो जाएगा। इसी को क्रॉस डिमांड बोलते हैं। क्रॉस डिमांड भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट मतलब कॉफ़ी के जगह टी, ठीक है। एक का अगर बढ़ेगा, मान लो कॉफ़ी का प्राइस घट रहा है तो पता है अब जो है एक गरीब आदमी भी कॉफ़ी पिएगा, टी नहीं, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉफ़ी का प्राइस घटने से टी का डिमांड, मतलब देख रहे हो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज हो रहा है और इधर जो है टी का डिमांड घट और बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता क्या है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो स्कूटर बिकने लगेगा, नहीं समझे, और अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो स्कूटर का क्या होगा, सेल कम हो जाएगी। आदमी पानी डाल के तो चलाएगा नहीं, इसलिए कि महंगा पड़ेगा। इस वजह से जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों में अंतर पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी, ठीक है। और अदर काइंड्स ऑफ डिमांड, इसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। जॉइंट डिमांड, इसी को बोलते हैं शुगर और टी का, पेन और इंक का। जब एक चीज़ हम खरीदते हैं उसका जो है डिपेंड करता है दूसरे चीज़ पे, उसी को जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के रूप में हम लोग पढ़ के भी आए हैं। यहाँ भी लिखा है कि इसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोलते हैं। ड्राइव डिमांड मतलब होता है जिसका नॉट डायरेक्ट डिमांड, मतलब डायरेक्ट डिमांड ना हो, लेकिन जो है जैसे मान लो कि एप्पल का आईपैड बहुत बिक रहा है, तो क्या होगा पता है, एप्पल में जो काम करने वाले जो वर्कर होंगे ना, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी या उनकी जो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये फिनिश्ड गुड का बढ़ने की वजह से उसके वर्कर्स में डिमांड, तो ये डायरेक्ट नहीं, ड्राइव डिमांड कहलाते हैं। कंपोजिट डिमांड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसका जो डिमांड है बहुत सारी चीज़ों में है, हीटिंग के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, एनर्जी के सोर्स इंडस्ट्री के लिए है। इसे कंपोजिट मतलब जो ज़्यादा जटिल हो, कंपोजिट डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड,
अब ये लॉ ऑफ डिमांड है, अब हम लोग आए हैं टॉपिक पे। अब देखो, टॉपिक का नाम था डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग अब तक जो पढ़े हैं ना, तो सीधा जो है ये वाला डिमांड पढ़ के आ रहे थे। डिमांड कैसे होता है, प्राइस पे कैसे निर्भर करता है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। और लॉ ऑफ डिमांड बहुत इजी है अगर आप इसको जो है सिस्टमेटिकली समझें, कि क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एक ही चीज़ पे हम लोग यूज़ करेंगे, प्राइस पे। गुड्स आर डिमांडेड ड्यू टू यूटिलिटी इनहेरेंट इन इट। गुड्स का डिमांड होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, यूटिलिटी होती है, इसका कुछ यूज़ होता है। अब जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, इसको हम लोग एक ही पर्सपेक्टिव में देखेंगे, प्राइस में। प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ मार्केट, मतलब इसी में जो है लॉ ऑफ डिमांड वैसे तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, हम लोग देखा भी फंक्शंस ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन भी हम लोग पढ़े कि एक जब बढ़े तो दूसरा घटे। जब हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी घटता है, जब प्राइस घटाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ता है। इसी को इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। पी यहाँ प्राइस के लिए है, क्यू यहाँ क्वांटिटी के लिए है। लॉ ऑफ डिमांड अगर लिखना हो तो यहाँ पे आराम से थोड़ा एक दो बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जैसे जूम करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, वही ceteris paribus, the amount demanded increases with the fall in price। जैसे प्राइस में फॉल होगा तो उसके डिमांड इंक्रीज होगी, एंड डिमिनिशेस, और उसका डिमांड घटेगा विद द राइज ऑफ प्राइस, जब प्राइस उसकी राइज होगी। सिंपल, व्हेन प्राइस, इसको सिंपल बोलना हो, लॉ ऑफ डिमांड अगर हमको सिंपल बोलना हो तो लॉ ऑफ डिमांड वो होता है जहाँ पे प्राइसेस बढ़ने से डिमांड घटे, ठीक है, और प्राइसेस घटने से डिमांड बढ़े। बस यही चीज़ लिखी हुई है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसका अच्छा है। अब ये देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम लोग सेटरी पेरिबस पढ़ के आ रहे हैं ना। सेटरी पेरिबस में क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर्स की इनकम वो चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट और नेचर ऑफ द गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स का जो मतलब प्राइस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कोई नया गुड्स मार्केट में नहीं आना चाहिए जिसका सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर कर पाए, आगे जो है फ्यूचर प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब अगर चेंज नहीं होगा ना, तभी हम प्राइस को जो है हम लोग 1/Q लिख सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से जो है क्वांटिटी डिमांड घटता बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे, अभी एक्सेप्शन देखेंगे कि कंज्यूमर के इनकम में अगर ज़्यादा चेंज कर दोगे ना, तो भले ही उस प्राइस को का तुम प्राइस क्यों ना इंक्रीज़ कर दो, लोगों का डिमांड भी बढ़ जाएगा। पहले मान लो 50,000 कमाते थे और कोई नमक का पैकेट 10 रुपये में मिलती थी, अब हम लोग जो है 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर 10 नहीं, अगर पैकेट अगर 20 का भी हो जाएगा ना, 2 गुना भी हो जाएगा, तब भी हम जो है कंज्यूम ज़्यादा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो हम लोग जो है ये जो लॉ ऑफ डिमांड जो मानते हैं ना कि प्राइस जो है डिपेंड करेगा प्राइस ज़्यादा है या कम है, इसी के हिसाब से मतलब डिमांड घटेगा और बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को कंसिडर करना है, ये सब चीज़ें ना हों, ठीक है, तभी जो है ये सब चीज़ें हों, मतलब ये इनकम कांस्टेंट रहे, टेस्ट और नेचर सेम रहे, ये रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस जो है वो सेम रहे, तो ये सब होना चाहिए, तभी ये वाला फार्मूला वर्क करेगा। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये इजी है, इसे कहने का मतलब पता है, वाई मोर गुड्स परचेज एट लोअर प्राइस, कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती हैं, ठीक है। वाई मोर गुड्स परचेज एट लोअर प्राइस। अच्छा, लॉ ऑफ, इसी को जो है कह सकते हैं कि ये डिमांड कर्व में स्लोप नेगेटिव क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा कि हर गुड्स के साथ जो है उसकी यूटिलिटी क्या होती है, घटती चढ़ी जाती। जैसे मान लो कि ये गुड्स का यूटिलिटी अभी है, ये छोटा हो जाएगा, यूटिलिटी घटते चली जाएगी। मतलब कहने का तो समझे कि लास्ट वाला जो बिस्किट होगा ना, बिस्किट का एग्जांपल पिछले वाले लेक्चर में भी लिए थे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से यहाँ देखो, मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स, ज़्यादा खरीद लिया तो उसका जो है कम यूटिलिटी घट गया तो उसकी प्राइस कम हो गई। मतलब सोचने का तरीका है, यूटिलिटी से हम लॉ ऑफ डिमांड को किस तरीके से यूटिलिटी से जोड़ सकते हैं, यही चीज़ है। बिल्कुल, अब एक बार आप लॉ ऑफ डिमांड समझ गए ना,
बस ये अलग अलग टॉपिक से उसको जोड़ना हुआ। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ इंक्रीज इन परचेजिंग पावर और इनकम इफेक्ट। हाँ, इनकम इफेक्ट मतलब लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग जो है इनकम से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि प्राइस, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ हो गया, घट गया, तो उसकी मार्जिनल जो रियल इनकम और परचेजिंग पावर है उसका बढ़ जाएगा। नहीं समझे, प्राइस घट गया तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे, भले ही प्राइस जो है ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये इसको लॉ ऑफ डिमांड को देखने का ये इनकम मेथड हो गया। इनकम के हिसाब से हम कैसे देखेंगे। ये वाला जो था लॉ ऑफ डिमांड को देखने का यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, और ये वाला लॉ ऑफ डिमांड को देखने का इनकम कॉन्सेप्ट है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम लोग जो है, आदमी जो है रेशनल कंज्यूमर जो है हमेशा ना दिमाग वाला होता है, ये मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में। वो वही गुड्स खरीदेगा जिसका प्राइस कम है। मान लो टाइगर बिस्किट है और पार्ले जी है, तो ये माना जाता है कि कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर बहुत चालाक होता है, वो बिस्किट ये भी है, बिस्किट ये भी है, वो बिस्किट खरीदेगा जिसका प्राइस कम है। ठीक है, उसी का ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। चेंज इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे, फिर वही बात, मुंबई और कटिहार में, अगर मुंबई में अगर ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं तो देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ रोज़गार के लिए मुंबई जाते हैं। एक वहाँ ठेला भी लगा लिया ना, उस ठेले में अगर 500-1000 आदमी खा भी लिया, एक आदमी से अगर 50 रुपये लिए और 1000 आदमी अगर आया ठेले पे, तो 50,000 उसका जो है इनकम हो गया। ठीक है, और ठेले में कमाई बहुत होती है, 25,000 जो है वो सेव कर सकता है डे में, और 25,000 डे में करेगा तो 30 दिन में जोड़ लो, 25 थे 75, ठीक है, 7.5 लाख के पता नहीं कितना चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े शहर में जब कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से जो है मतलब प्राइस बढ़ती है तो क्या डिमांड घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे गोल्ड है ना, अब हमको जो है गांव की महिलाएं होती हैं, उनको दिखाना है कि इतना महंगा गोल्ड है, तब भी हम जो है इतना ख़रीद लिए, तो वो जो है ना मार्केट जाएंगी, और जब गोल्ड का दाम अगर 60,000 पर 10 ग्राम्स हो जाएगा ना, तब और भी ज़्यादा ख़रीद के लाएंगी, ये शो करने के लिए कि देखो हमने इतना 4 भर ख़रीद के लाया। तो ये गोल्ड, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे काम नहीं करती हैं। एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, आगे जो है मान लो कि फ्यूचर प्राइस में जो है वो प्राइस बढ़ने वाला है, तो पता है वो बढ़ने वाला है तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर मतलब जब डिमांड मतलब अभी घटा बढ़ा नहीं है गुड्स का, मान लो कि कल को जो है मतलब परसों से जो है कोई किसी भी चीज़ का डिमांड जो है बढ़ जाए, ठीक है, मतलब या घट जाए, एक्सपेक्टेड मतलब बढ़ जाए, तो ये जो अभी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लोग इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। बस ये समझो। प्रेस्टिजियस गुड्स, कार, एक कार है, BMW है, ठीक है, BMW, प्राइस घटे या बढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, अरबपति वाले लोग हैं वो खरीदेंगे और डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले ही प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी साथ में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेस्टिजियस गुड्स है। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कभी कभी जो है कंज्यूमर जो है इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंट मतलब कि उसको पता नहीं होता, वो समझता है कि महंगा वाला ख़रीदेंगे तभी अच्छा होगा, ठीक है, और वो महंगा होते जाता है चीज़ और वो ख़रीदते चला जाता है। तो देखो प्राइस भी बढ़ रही है और उसका क्वांटिटी भी बढ़ रही है। हम लोग अभी पढ़े अभी क्या, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो ये घटना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्योंकि सोच के रखा है कि महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीद रहा है। ये सब चीज़ें भी हैं। अब एक गिफन पैराडॉक्स भी पढ़े थे हम लोग, यही वाला था ना कि जब भी कोई सुपीरियर गुड्स होता है तो हम लोग इनकम अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है ना, तब भी उसका जो है हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं, है कि नहीं। वो इसी को गिफन गुड्स बोलते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, इसको जो टिक लगा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गिफन पैराडॉक्स हम पहले भी बता चुके हैं, पहले एक बार और सुन लीजिए। अब ये डिस्टिंक्शन नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स में क्या अंतर होता है।
गिवन गुड्स में एक तो यही ध्यान में रखना है कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड इज़ अप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन एप्लीकेबल इन गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता। इसमें प्राइस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी उसका क्वांटिटी हम लोग डिमांड में ही रहता है, डिमांड इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है। और ये जो है नेगेटिवली स्लोप्ड और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड, यहाँ देखो इस तरीके से हम लोग गुड ऐसे बनता था, ठीक है, इसमें ऐसे बन रहा है। हम लोग का ऐसे इसमें जो है ऐसे जो टेंजेंट बनता था, अब इसमें टेंजेंट ऐसे बन रहा है, उल्टा होता है। कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब उल्टा होता है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। अब देखो इसमें अब ग्राफ पे आना पड़ेगा, ग्राफ से समझ जाएंगे क्या है नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो टॉपिक देखना है, एक ए यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ बी लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब इन तीनों का सेम कहना है, बस अलग अलग चीज़ों में ये जो लाइन और लिखा हुआ है ना, अलग अलग लाइन अलग अलग। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बोल दो, या मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व बोल दो, या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोल दो। इसी तरीके से चेंज इन डिमांड बोल दो, शिफ्टिंग ऑफ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अभी जो है जैसे हम दिखाएंगे ग्राफ पे आएंगे एकदम समझ में आ जाएगा। और इसमें और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ग्राफ में अगर समझ में आ गया उसी ग्राफ को 2-3 बार देख लेना है कि कैसे ये चीज़ वर्क करता है, तीनों चीज़ एक साथ, और ये तीनों चीज़ एक साथ कैसे वर्क करता है। दो ग्राफ बनेंगे, एक इसका ग्राफ, एक इसका ग्राफ। पहले हम जो है इसका देखने जा रहे हैं कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मतलब देखो ये ग्राफ है, ये कर्व है, इसी कर्व में जो है ये बी पॉइंट है। मतलब अभी जो है मेरा डिमांड जो है 20 का है, अब पता है 20 का है, मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये ए है, इसका प्राइस 5 था, प्राइस घटा के क्या कर दिए 3 कर दिए। मतलब यहाँ देखो नेगेटिव प्राइस घटा है, तो पता है प्राइस घटने से क्या फ़ायदा हुआ। अब जो कि यहाँ पे क्या था 10 था ना, अब प्राइस घटने से ये 3 आ गया, तो अब ये 20 हो जाएगा। मतलब 5 रुपये में 10 चीज़ें मिल रही थी, तो अब 3 रुपये में जो है 20 चीज़ें मिलेंगी। तो ये यहाँ देखो ये नेगेटिव प्राइस घट रहा है, तो ये देखो क्वांटिटी बढ़ रहा है। ये नेगेटिव दिखाया है प्राइस क्योंकि घट रहा है, ये पॉजिटिव दिखाया है क्योंकि उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। ये जब हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, ये और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस कहाँ, और प्राइस घट जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा, और यहाँ 20 से 30 आ जाएगा। तो एक ही कर्व पे जब हम लोग, इसी कर्व पे जब हम लोग घट बढ़ रहे होते हैं, तो इसी का अब देखो एक ही कर्व पे, तो इसी को बोला है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी में जब चेंज आता है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन कैसे, जब हम लोग डिमांड देखो इस तरीके से प्राइस बढ़ जाता है ना, मान लो यहाँ है प्राइस, देखो ये आ गया 5 से 8 पे आ जाए, तो अब देखो क्या होगा पता है, 10 से जो है ये कितना आ जाएगा, ये 10 से जो है 7 पे आ जाएगा, मान लो। तो यहाँ पे जो है प्राइस इतना बढ़ जाए कि इसका डिमांड एकदम कॉन्ट्रैक्ट होके जीरो पे पता है कब आएगा, जब इन्फानाइट प्राइस हो जाएगा तो जीरो पे आ जाएगा, लोग खरीदेगा नहीं कुछ, कॉन्ट्रैक्शन वहीं पे ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सटेंशन क्या होगा, डिमांड का एक्सटेंशन, इसका प्राइस खूब घटा दो, यहाँ 5 है, ये 2 है ना, 3 है ना, 1 रुपये कर दो, तो पता है 1 रुपये में क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ते चली जाएगी ऐसे। इतना आदमी यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे नहीं, क्वांटिटी 10-20, तब 10-20 नहीं, आदमी जो है 500 क्वांटिटी खरीदने लगेगा, डिमांड खूब बढ़ जाएगा जब प्राइसेस खूब घट जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये अगर समझ गए हैं तो अगला वाला जो है क्या है, चेंज इन डिमांड में ही चेंज हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये क्या था कि एक ही जगह जब एक ही डिमांड कर्व में हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब यहीं से जो ऊपर जा रहे थे और यहीं से नीचे आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अगला वाला देखिए। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन इन, हम उसी में बता दिए, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जब इधर जाएंगे और एक्सटेंशन इन डिमांड जब हम इधर आएंगे। एक्सटेंशन ये है, कॉन्ट्रैक्शन ये है, एक ही में हम बता दिए थे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ एक ही में है, इधर हम जाते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इधर आप आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ये है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि डिमांड घट रहा है। देख लो Q1 से ये आदमी ख़रीद ही नहीं पाएगा जब ये इस प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे अगर प्राइस अगर घटा दें, अगर यहाँ पे ले आएँ तो आदमी जो है चीज़ें ही खरीदेगा। इसको देखो ऐसे बढ़ के ऐसे आ जाएगा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा, ये Q1 है ना, या बढ़ के यहाँ आ जाएगा, 300-400 चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये जब P एक पॉइंट अगर हो तो यहाँ से ये इधर अगर जाएगा ग्राफ तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएंगे, और इधर से इधर आएगा तो एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कहलाएगा। अब देखो अगला वाला ये हम बता रहे थे ना, ये अब इस पे आते हैं। इस पे जो है एक ही ग्राफ पे हम लोग मूव नहीं करते हैं, इसमें ग्राफ ही शिफ्ट हो जाता है। देखिए सॉरी, अब जो है इसमें एक मिनट, देखो इसमें जो है अब सीधे शिफ्ट डिमांड ही, मतलब शिफ्ट डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ओरिजिनल ये था तो अब ये सीधा ग्राफ ही शिफ्ट हो जा रहा है, इसी को इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। मतलब अब जो है पहले वाले में केस में क्या था कि इसी ग्राफ में हम नीचे और ऊपर हो रहे थे, अब नहीं, ये ग्राफ ही इधर हो जा रहा है। तो ये पहला केस हो गया। ये भी अच्छा, इसमें भी दो चीज़ हैं। एक तो होता है कि जब सेम प्राइस पे जो है डिमांड सेम प्राइस है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है। एक होता है प्राइस, मतलब डिमांड वही है और प्राइस घट बढ़ रही है। तो ये चीज़ वही चीज़ है, दोनों में जो है क्या होगा, ग्राफ इधर को जाएगा, इंक्रीज़ इन डिमांड होगा। अगला वाला देखिए, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड के क्या क्या कॉजेज़ हैं। डिमांड कब बढ़ता है, जब मेरी इनकम बढ़ जाए, जब सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिक्रीज़ हो जाए। नहीं समझे, अब जो है मान लो कि एक पेन का जो है रिफ़िल का दाम घट जाए, एक पेन के रिफ़िल का दाम जो है घट जाए तो पेन का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट, हॉबीज़, प्रायोरिटीज़ ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, ठीक है। अब मान लो कि जीन्स का अभी जो है जीन्स, अब जो है नॉर्मल पैंट का अब ट्रेंड आ रहा है, तो नॉर्मल पैंट का ट्रेंड आ रहा है तो क्योंकि टेस्ट लोगों का बदल रहा है, इस वजह से उसका डिमांड बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ बायर इंक्रीज़ होंगे तब भी डिमांड इंक्रीज़ होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, अगर आगे जो है चल करके सरकार किसी चीज़ का दाम बढ़ाने वाली है तब भी उसका डिमांड जो है बढ़ जाएगा। इंक्रीज़ इन इनकम, आगे जो है हमारे, अच्छा ये चीज़ जो है हमारा इनकम आगे बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, लोन लेकर के, अभी से लोन लेकर के चीज़ों को ख़रीदना चालू कर देंगे, तब भी जो है डिमांड मेरा बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ इसमें, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर समझिएगा, मतलब नहीं बस अंतर ही समझना है। इसमें कैसे जो है एक ही कर्व में ऐसे ऐसे जाता है, और इसमें जो है कर्व ये ओरिजिनल है लेकिन शिफ्ट हो जाता है, कर्व इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें यही है, और इसमें ये सब कारण दिए हुए हैं क्यों आखिर ये डिमांड जो है इंक्रीज़ जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, डिमांड डिक्रीज़ क्यों होता है पता है, ये वाला ग्राफ में, ये वाले बॉक्स में और ये वाले बॉक्स में अंतर क्या है। जहाँ पे व्हेन इंक्रीज़ ऑफ कंज्यूमर, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज़, और वहीं पे उल्टा है, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज़, मतलब एकदम उल्टा। इसको जब आप उल्टा कर देते हैं तो आप इनकम जो है यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ ऑफ डिमांड, यहाँ डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, इसका यहाँ पे सारे में आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो क्यों डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है वो भी आ जाएगा। अब ये देखो डिमांड डिक्रीज़ का ये बताया, ये ओरिजिनल कर्व है, अब डिमांड डिक्रीज़ होगा अगर तो कर्व इधर शिफ्ट होगा, है कि नहीं। तो ये देखो, ठीक है, बस इतना ही समझना है अभी। और अच्छा, ये शिफ्ट इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये एक ओरिजिनल है, एक मिनट, ये ओरिजिनल है। जब डिमांड शिफ्ट, ग्राफ इंक्रीज़ होता है, डिमांड इंक्रीज़ इन डिमांड, तो ग्राफ इधर को आता है, और वहीं डिमांड जब डिक्रीज़ होता है तो ग्राफ इधर को आया। ये जो डॉट डॉट वाला है ये ओरिजिनल था डी, ये डॉट डॉट वाला क्या है, जब इंक्रीज़ होगा तो इधर आएगा, जब डिक्रीज़ होगा तो इधर आएगा। देखिए इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड, ये नॉर्मल वाला है, ठीक।
अब यहीं पे जो है कुछ एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज़ इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता था? जब एक ही कर्व में हम लोग, अच्छा देखो यहाँ पे ग्राफ फिर से बना लेते हैं। एक ही कर्व पे हम लोग, सॉरी, इसमें एक ही कर्व पे हम लोग जब इधर को जा रहे थे और इधर को जा रहे थे, हम इधर को जा रहे थे तो क्या बोले थे? कॉन्ट्रैक्शन। इधर को जा रहे हैं तो एक्सटेंशन। ये ही है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन इंक्रीज़ इन डिमांड क्या है? इंक्रीज़ इन डिमांड, जब ये ग्राफ मान लो ये बना हुआ है, जब हम लोग इस तरीके से कर रहे थे ना, आगे ये शिफ्ट ही कर दे रहे थे, तो ये इंक्रीज़ इन डिमांड था। अच्छा, इसको जब इसका उल्टा भी हो सकता है, इधर कर देंगे तो डिक्रीज़ इन डिमांड हो जाएगा। तो इन दोनों में समझना, इन दोनों में क्या मेन चीज़ है कि एक ही ग्राफ में यहाँ पे मूव कर रहे हैं, भले ही इधर मूव कर रहे हैं या इधर मूव कर रहे हैं। इधर मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन, इधर मूव कर रहे हैं तो एक्सटेंशन। इस वाले ग्राफ में क्या है? इस वाले ग्राफ में ये ओरिजिनल अगर है तो अगर इसको इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ इन डिमांड। और इधर शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज़ इन डिमांड। ये मतलब इस वर्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज़ इन डिमांड। एक्सटेंशन एक ही ग्राफ में इधर उधर, एक ही कर्व में इधर उधर जाने से होता है, और इसमें कर्व ही शिफ्ट कर जाता है। अच्छा, एक्सटेंशन है तो आगे वाला देखो, कुछ कॉमन सेंस भी देखो, ये एक्सटेंशन इन डिमांड है और ये इंक्रीज़ इन डिमांड है, तो आगे वाला जो बॉक्स आएगा, प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ एक्सटेंशन की जगह आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, या इंक्रीज़ की जगह आ जाएगा डिक्रीज़। देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन आ गया और इंक्रीज़ की जगह यहाँ डिक्रीज़ आ गया। ये कॉमन सेंस है। हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे और यहाँ जो पढ़ेंगे उसका जो है सीधे उल्टा कर देंगे तो यहाँ और यहाँ वाले में आ जाएगा। मतलब सीधे हम लोग कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। अब देखो, एक्सटेंशन क्या होता है? ओनली ड्यू टू प्राइस डिक्लाइन। हम लोग जब एक ही कर्व में इधर उधर जा रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब समझे, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है इसीलिए इधर उधर जा रहे हैं। इधर क्या होता है? प्राइस के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करती हैं, इसीलिए ग्राफ क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है सीधे। ठीक है। मोर डिमांड्स ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाता है। यहाँ क्या है? ग्रेटर डिमांड ऑफ गुड्स एट द सेम प्राइस। ध्यान देने वाली, मतलब इसमें जो है डिमांड बढ़ सकता है सेम प्राइस में भी, प्राइस बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, ये देखो प्राइस सेम है, देखो प्राइस सेम है यहाँ पे 10 रुपये। अब देखो क्या हुआ, 10 रुपये में पहले 5 मिल रहा था क्वांटिटी, अब 10 रुपये में देखो क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। प्राइस सेम है उसके बावजूद भी। तो इसमें जो है यहाँ ये जो है एक्सटेंशन में से, क्योंकि सेम कर्व में जब मूव करते हैं तब प्राइस घटता और बढ़ता है, तो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो सीधे ग्राफ शिफ्ट ही हो जा रहा है, इसी वजह से ग्रेटर डिमांड सेम प्राइस पे हो सकता है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसमें एक ही डिमांड कर्व है, इसी में जो है मान लो इधर और इधर हो रहे हैं हम लोग, और इसमें जो क्या है? डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। ये इधर को जा रहा है या इधर को आ सकता है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है। डिमांड कर्व डज़ नॉट चेंज, इसमें डिमांड कर्व चेंज होता है? नहीं होता है, एक ही जगह होता है, बस हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं इधर उधर। ठीक है। इधर क्या है? डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा है। ये कर्व है तो आगे भी जा सकता है ये कर्व चेंज, और ये पीछे भी जा सकता है। तो कुल मिला के घुमा घुमा के एक ही बात है। यही चीज़ जो है इसी का उल्टा है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सटेंशन की बात हो रही थी, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी। यहाँ इंक्रीज़ की बात हो रही थी, यहाँ डिक्रीज़ की बात हो गई। एक याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ग्राफ से समझाया गया है क्या? चेंज इन डिमांड और मतलब उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, और डिमांड, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड को। ठीक है। इसमें उतना वो नहीं है, आप इतना पढ़ लिए हैं अगर तो मोर देन इनफ है। थैंक यू।